Hello students, this is Bhavna Tiwari and I welcome you to the digital platform of Apex Classes। तो हम लोगों ने हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन सिस्टम। इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम अगर हम लोग एक बार याद करें तो हमने शुरुआत की थी डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो मतलब हमने पहले फूड को क्या किया, डाइजेस्ट किया, फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया हमने? क्योंकि हमें उस फूड से एनर्जी रिलीज़ करवानी थी बाद में, और वो एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स फूड से वो नहीं रिलीज़ हो सकती थी, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी था। इसलिए हमने उस फूड को कन्वर्ट किया स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो हमने उस फूड को क्या करवाया, डाइजेशन करवा दिया। अब डाइजेस्ट हो गया वो फूड, एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए वो रेडी हो चुका है। तो अब अगर वो रेडी हो चुका है तो उससे एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे। एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने कैसे किया, एनर्जी रिलीज़ कैसे करवाई, रेस्पिरेशन से करवाई। रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन को लिया, उसको फूड के साथ मिक्स करवाया, फूड के साथ मिक्स करवा के हमने उससे एनर्जी रिलीज़ करवाई। लेकिन एनर्जी के साथ एक और वेस्ट भी निकला, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में अब जो ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन और फूड जो भी है, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, सर्कुलेट करने के लिए, ताकि वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, सारे सेल टिश्यूज़ तक पहुंच सके। तो वो सिस्टम क्या था, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने ब्लड को देखा था, ब्लड के क्या क्या सेल्स हैं, किससे मिलकर बना हुआ है, वो ब्लड वेसल्स जो थी, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है। ब्लड को मेन जो ऑर्गन जो पंप करता है वो कौन है, हार्ट के बारे में, हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा देखा। इसके बाद में हमने देखा कि इतनी सारी जब एक्टिविटीज़ बॉडी में हो रही है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में से कुछ वेस्ट निकलेगा। वो वेस्ट भी कौन, सारे बॉडी पार्ट से ब्लड ही कलेक्ट करके लेकर आएगा। और कहाँ लेकर आएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के अंदर लेकर आएगा। किडनी उस ब्लड को फिल्टर करेगी, और हम लोग मेनली कौन सा वेस्ट रिलीज़ करते हैं, यूरिया रिलीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो किडनी क्या करेगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी। उस ब्लड को फिल्टर करने के बाद उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देगी थ्रू यूरेथ्रा। ऑलराइट, तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस थे। इसके बाद में हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ प्रोसेस नहीं है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अर्थ के ऊपर, प्लैनेट पर लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहे, स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो रिप्रोडक्शन में हमने बोला था कि मेल गैमेट फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, वो जाइगोट आगे जाकर डेवलप होकर एक नया बेबी में डेवलप होता है। तो उसके लिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। फिर हमने देखा था, अभी हमने लास्ट खत्म किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को देखा था। नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के थ्रू करता है। उसमें हमने अलग अलग तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखे थे। तो आज हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैं उसके अंदर से एक रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। एक तरह से आपको एक क्विज होगा, ये मल्टीपल चॉइस 1 वर्ड क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ठीक है। तो हम वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के हम आंसर जरा देखेंगे, क्या है आपको बताना है आंसर्स। ऑलराइट, तो रिवीजन क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन हेल्थ, इस पूरे चैप्टर के हम लोग देखेंगे आज की क्लास में क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए, मतलब ये होगा कि आपको ये चैप्टर पूरा जो है वो रिवाइज हो चुका है, मतलब आप इस एक एक पॉइंट को निकाल कर याद कर चुके हो। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे रिवीजन क्वेश्चन से। मैं बता दूँ, सारे क्वेश्चन जो है या तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर ये 1 वर्ड आंसर्स है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर का रिविजन करवाने के लिए है कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। ऑलराइट, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द टीथ इज मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स में कौन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन सा टीथ होता है? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। क्या होगा? इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कैनाइन्स होगा, हमने कहा था कैनाइन्स जो हैं वो टीयर और फाड़ने के लिए होते हैं, और ये बात भी हमने डिस्कस करी थी कि कैनाइन्स जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स के ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स जो हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को टीयर करने के लिए कैनाइन्स जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर ये बहुत कम साइज होता है, और हमारा ये मीडियम साइज का होता है, ठीक है। तो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर कैनाइन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टीथ होता है। Alright, now next question, which of the following enzymes is not secreted by pancreas? इनमें से कौन सी एंजाइम है जो पेनक्रियाज नहीं करता है, नहीं करता है सिक्रेट, वो हमें बतानी है। ऑप्शंस आर एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लिपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, लिपेज, कौन सी इनमें से एंजाइम है जो पेनक्रियाज रिलीज नहीं करता है?
तो हम लोगों ने देखा था कि इनमें से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, ये सारी की सारी एंजाइम पेनक्रियाज रिलीज करता है। रेनिन जो है वो पेनक्रियाज रिलीज नहीं करता है। तो फिर रेनिन कौन करता है? रेनिन रिलीज होती है स्टमक से, या फिर हम कहें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो इसे रिलीज करते हैं। याद होगा आपको दो एंजाइम्स रिलीज होती है यहाँ पर, एक्चुअली 4 होती है स्टमक के अंदर। कौन कौन सी? HCl, पेप्सिनोजेन, ठीक है, रेनिन और इसके अलावा म्यूकस। तो पेप्सिन और रेनिन जो है वो मेन डाइजेशन का काम करती है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसीन को पैरा कैसीन में कन्वर्ट करती है। दिस इज योर रेनिन जो है वो कौन रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करता है, पेनक्रियाज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लोब्स फाउंड इन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब फाउंड होते हैं? योर ऑप्शंस आर 3, 4, 2, 1। कितने लोब्स होते हैं लेफ्ट लंग के अंदर? 3, 4, 2 या 1? हम लोगों ने देखा था कि लंग्स के अंदर टोटल 4 लोब्स होते हैं। मैंने कहा था कि आप अगर सामने से देखोगे उसको तो आपको लगेगा कि 2 ही लोब्स है, ऊपर और नीचे, बस ऐसे लेफ्ट और राइट में। लेकिन जब आप उसको नीचे से देखोगे, पूरा 3D में लिवर को देखोगे, तो लिवर के अंदर टोटल 4 लोब्स होती है, ठीक है। 2 लेफ्ट साइड में होती है, 2 राइट साइड में होती है। यहाँ ये क्या पूछ रहा है? सिर्फ लेफ्ट साइड का पूछ रहा है। तो लेफ्ट साइड में कितनी लोब्स होंगी? 2 लोब्स होंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल्स ऑफ which of the following blood group has both A and B antigens? इनमें से कौन से रेड ब्लड सेल्स के अंदर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? याद करो, हम लोगों ने जो ब्लड ग्रुप थे वो A और B एंटीजन के हिसाब से ही हमने डिवाइड किए थे। हमने कहा था जिस रेड ब्लड सेल के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट होगा जिस ब्लड के अंदर, उसे हम कहेंगे A ब्लड ग्रुप। जिसमें B होगा उसमें हम कहेंगे B ब्लड ग्रुप। जिसमें दोनों होगा उसे हम कहेंगे AB ब्लड ग्रुप। और जिसमें दोनों ही नहीं होगा उसे हम कहेंगे O ब्लड ग्रुप। तो ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। दोनों किस में होंगे? AB में होंगे। ऑल राइट, इजी है, कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Next question is the main excretory product of the human body. Human body इनमें से कौन सी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है? अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कौन सा रिलीज करता है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं वो होते हैं अमीनोटैलिक। जो एनिमल्स यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। और जो एनिमल्स यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। तो हम क्या हैं? हम लोग यूरियोटैलिक हैं। हम ह्यूमंस, जो जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमंस नहीं एक्चुअली, जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? यूरियोटैलिक हैं। वो लोग सब यूरिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूरिया। यूरिया इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ह्यूमन मेल हार्मोन इज। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो मेल हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, बोथ B and C। इनमें से कौन सा है जो मेल हार्मोन? नाम से पता चल रहा है, देखो, टेस्टिस रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टिस किस में होता है? मेल में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये दोनों कौन रिलीज करता है? फीमेल रिलीज करती हैं। और इन हार्मोन्स का फंक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है जहां हमने एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म किया था। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज होते हैं ओवरी से फ्रॉम द फीमेल बॉडी, एंड टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है टेस्टिस से फ्रॉम द मेल बॉडी। और इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? इन हार्मोन्स का फंक्शन है सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है बॉडी के अंदर वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है। ये हार्मोन्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी रिलीज होते हैं, और ये रिलीज होते हैं तो आपकी बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? सेक्सुअल चेंजेस में फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं बॉडी के अंदर, वॉइस का हैवी होना, ठीक है, बियर्ड ग्रो होना या फिर मुस्टैच ग्रो होना, ठीक है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलप होना, पेनिस का डेवलप होना, स्पर्म रिलीज होना, जिसको हमने कहा था स्पर्मोटोजेनेसिस, है ना।
और स्पर्मोजेनेसिस। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस जो आते हैं, फिजिकल चेंजेस, सेक्सुअल चेंजेस, उसे कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एस्ट्रोजन जो है वो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, ये सब कंट्रोल होते हैं एस्ट्रोजन में। और प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में आ रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट स्किन होना, वॉइस का श्रिल होना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, ये सब कंट्रोल होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के अंदर। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस आर द मोटर नर्व्स डिलीवर द स्टिम्युलाई। मोटर नर्व स्टिम्युलाई को कहां से डिलीवर करती है, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन्स, फ्रॉम ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। मोटर नर्व्स कहां पर, स्टिम्युलाई का मतलब यहां पर देखो क्या है, स्टिम्युलाई का मतलब होता है सिग्नल। देखो दो वर्ड एक्चुअली होते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको, स्टिम्युलाई, स्टिमुलस, ये वर्ड भी आप कई जगह पर शायद बुक में देखोगे, तो इन्हें भी समझो आप। स्टिम्युलस क्या होता है, देखो स्टिम्युलस क्या होता है, मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मान लो आपके हाथ पे कोई गर्म चीज लग गई है, ठीक है, उस गर्म चीज के लगने के रिएक्शन में आपने क्या किया, अपने हाथ को आपने हटा दिया, ठीक है। तो जो चीज बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, ठीक है, जिस पे हम रिस्पॉन्स करते हैं या जिस पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिम्युलस कहते हैं। मैं आपके सामने, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हो कि हाँ मैम समझ आ गया, तो आपने, मैंने जो बोला उसके रिस्पॉन्स में आपने कहा, तो मैं आपके लिए क्या हुई, स्टिम्युलस। मेरी बात के लिए आपने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया, तो मैं आपके लिए क्या हो गई, स्टिम्युलस। तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी तरफ हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्टिम्युलस हो जाएंगे। स्टिम्युलस इज एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म, और इसका जो प्लूरल फॉर्म हो जाता है वो स्टिम्युलाई हो जाता है, ठीक है। स्टिम्युलस इज सिंगुलर फॉर्म, तो स्टिम्युलस को कहते हैं सिंगुलर में। और अगर बहुत सारे स्टिम्युलस हो तो क्या कहेंगे, उसे हम स्टिम्युलाई कहेंगे। दिस इज योर प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टिम्युलस। ऑल राइट, तो हम लोग देखो क्या करना है, सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी आपके होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्टिम्युलस कहेंगे, जिसकी तरफ आप रिएक्ट करते हो। नाउ मोटर नर्व्स, देखो मोटर नर्व्स अगर आ गई है तो हम लोग अगर पूरा रिवाइज करें यहाँ पर, तो देखो याद करो, हम लोगों ने पेरिफेरी नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम को हमने कैसे डिवाइड किया था, ऑटोनॉमस, हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था, देखो पहले तो हम लोगों ने नर्व्स पढ़ी थी, उसके अंदर हम लोगों ने नर्व्स पढ़ी, दो तरह की नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, जो उसके बारे में किसको पूछ रहा है, ये मोटर नर्व्स के बारे में पूछ रहा है कि मोटर नर्व्स क्या करती है। तो मोटर नर्व्स जो सिग्नल है, उन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। और एक और नर्व्स क्या आती है, सेंसरी नर्व्स। आप यहाँ पर अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो, आप नाम से याद करो, सेंसरी नर्व्स मतलब जो सेंस करेगी। तो सेंस तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी ऑर्गन्स ही करेंगे, ठीक है। फिर वो सेंस करेंगे, मतलब जो भी स्टिम्युलाई बाहर है उसको सेंस करेंगे, सेंस करके फिर सिग्नल्स को ब्रेन के पास भेजेंगे। तो सेंसरी नर्व क्या करती है, ऑर्गन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिग्नल को लेकर जाती है। और मोटर नर्व्स क्या करेगी, मोटर नर्व्स करेगी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ऑर्डर देगा उसका उल्टा वो करेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपको ऑर्डर देगा उसको बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर करेगी, ठीक है। तो मोटर नर्व्स डिलीव द स्टिम्युलाई टू फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑर्गन्स। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड। ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है। द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड इन फॉर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या फिर बोथ ए एंड बी। ब्रेन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। जरा रिवाइज करें अगर हम लोग एक बार, फॉर ब्रेन में क्या क्या चीजें थी, फॉर ब्रेन में था सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब था आपके फॉर ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में क्या था, मिड ब्रेन के अंदर था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन जो एकदम सेंटर के अंदर है ब्रेन के, मिड ब्रेन का क्या है, उसके 4 लोब्स थे अगर आपको याद हो, ठीक है, 4 पोर्शंस थे। हमारा ब्रेन जो है वो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से व्यू देखूँ तो आपको ऐसे एक दिखता है, अगर मैं सामने से अगर मैं ब्रेन को देखेंगे, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाया था उस टाइम, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, 2 स्फेयर्स होते हैं, है ना।
जिसको सेरिब्रल स्फेयर्स बोलते हैं, हेमिस्फेयर्स बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं। तो ये मिड ब्रेन जो है, इसके 4 लोब्स जो है ना, 2 लोब्स राइट वाले में होंगे, 2 लोब्स लेफ्ट वाले के अंदर होंगे। इस तरह से आपका चलता है, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड इन मिड ब्रेन, इज फाउंड इन मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? हिंड ब्रेन के अंदर आपका होता है पॉन्स, मेड्यूला और आपका होता है सेरिबेलम। अच्छा, एक चीज मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, मुझे ऐसा लगा था कि शायद आपको होगा इसमें कंफ्यूजन क्योंकि मैंने वहां नहीं बताया था। दैट इज मेड्यूला। ये मेड्यूला जो टर्म है, जो हमने ब्रेन पढ़ा था, तो वहां पर 2 जगह हमने यूज किया था। सबसे पहला हमने कहाँ यूज किया था? मैंने कहा था कि देखो जो आपका सेरिब्रम है, ठीक है, उस सेरिब्रम में ऐसे से करके फोल्ड्स थे, पूरे यूं 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 एकदम फोल्ड इस तरह से बने हुए थे, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था आपको कि इस सेरिब्रम को, ये जो फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये बाहर से हैं फोल्ड्स। जब इसको अंदर से ऐसे कट करूंगी मैं, अगर मैं इतना पोर्शन काट के लेकर आऊं इसका, इस तरह से मैं इतना पोर्शन ऐसे ट्राइंगल सा काट के लेकर आऊं, तो ये तो आपके ऊपर हो गए फोल्ड्स, जो ऊपर फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इन फोल्ड्स के नीचे जो आपका पोर्शन है ना, ये व्हाइट पोर्शन जो होता है, दिस इज योर ग्रे पोर्शन, जिसको हमने क्या कहा था? कॉर्टेक्स। जो हार्ड पोर्शन है बाहर का, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो नीचे का जो आपका ग्रे पार्ट है, सॉरी व्हाइट पार्ट है, इसको हमने कहा था मेड्यूला। क्या कहा था हमने? मेड्यूला, है ना। और ये ग्रे पार्ट ग्रे क्यों होता है? ये ग्रे पार्ट ग्रे होता है नर्व्स की वजह से। जो सेंट्रल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बहुत सारी नर्व्स जो आ रही है, वो इस कॉर्टेक्स के अंदर एकदम आई हुई है, इसलिए वो नर्व हमें, जो कॉर्टेक्स जो है वो ग्रे कलर का दिखता है। मेड्यूला के अंदर नर्व्स नहीं जाती, इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ वो ग्रुप ऑफ नर्व्स की वजह से उसका कलर जो है वो ग्रेइश सा लगता है, और ये आपका मेड्यूला जो है वो व्हाइट पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स इज योर आउटर पार्ट एंड मेड्यूला इज योर इनर पार्ट। इसके अलावा हमने एक और जगह भी मेड्यूला देखा था, हम लोगों ने देखा था हिंड ब्रेन के अंदर। हिंड ब्रेन के अंदर हमने क्या देखा? पॉन्स, मेड्यूला और हमने क्या देखा? सेरिब्रम, है ना, सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम तो ऊपर वाला होता है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ये हमने देखा 3 पोर्शन। तो फिर आपको ये कंफ्यूजन आया होगा कि मेड्यूला यहाँ भी है, मेड्यूला वहां भी है। देखो उसको ना शॉर्ट में मेड्यूला बोलते हैं, उसका जो पूरा नाम है वो है मेड्यूला, उसका पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लैंगेटा, मेड्यूला ऑब्लैंगेटा, दिस इज योर फुल नेम। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। तो क्या फंक्शन था अगर आपको याद हो हिंड ब्रेन के अंदर? सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम जो है वो क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल कर रहा है और पोस्चर को मेंटेन कर रहा है। मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गई, इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is responsible for the internal clock of the body, internal clock of the body। इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है? ऑब्वियसली आपको सारे ग्लैंड्स दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। अगर आप ग्लैंड का नाम आ ही गया है तो एक बार अपने मन में सारे ग्लैंड्स याद कर लो, कौन कौन से थे? मैंने कैसे बताया था? ब्रेन में 3 हैं, कौन कौन से? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और कौन सा है? पिनियल ग्लैंड। सबसे ऊपर पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये 3 है। उसके बाद में आपके यहाँ पर ट्रैकिया पे फिर 3 है आपके। ट्रैकिया पे 3 कौन से हैं? थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके एब्डोमिनल कैविटी में 2 है, एड्रीनल और पेनक्रियास। फिर पेल्विक कैविटी में 2 है, ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है। 2 नहीं, सेपरेट, एक ओवरीज जो है वो फीमेल में है और टेस्टिस जो है वो मेल में है, ठीक है। अब इनमें से कौन से ग्लैंड का फंक्शन ये है कि वो बॉडी की इंटरनल क्लॉक को मेंटेन करता है? इंटरनल क्लॉक से यहाँ पर क्या मतलब है? इंटरनल क्लॉक का मतलब है स्लीप एंड वेक साइकिल, ठीक है। इंटरनल क्लॉक मतलब आपकी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, अगर आपको ग्लैंड का नाम याद आ गया है तो ये चीजें बताई थी मैंने कि आपकी बॉडी ना एक फिक्स टाइम पर सोती है। फिक्स टाइम, अगर फिक्स एकदम फिक्स भी नहीं है, पर ये तो पता ही ना अप्रोक्सीमेटली कि रात को सोना है हमें और सुबह उठना है हमें। अब एकदम फिक्स तो है नहीं कि रात को 10 बजे ही सोना है या 10:30 ही सोना है, बट एटलीस्ट देयर इज एन इंटरनल क्लॉक जो हमें बता रही है कि ये टाइम सोने का है, ठीक है, ये टाइम उठने का है, अब हमें भूख लग रही है, ये टाइम खाने का है। तो देयर इज एन इंटरनल क्लॉक जो हमें हर चीज के लिए रिमाइंड करती रहती है कि बेटा ये काम करो, ये करो,
ठीक है। दैट इंटरनल क्लॉक, इसके लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक को मैनेज करता है, वो आपका होता है पिनियल ग्लैंड। सबसे शुरुआत ही हमने की थी, ठीक है, पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड अगर आपको याद हो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मैंने ये बात बताई थी। पिनियल ग्लैंड इज एक्चुअली ए मिस्ट्री। पिनियल ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, उन सारे ग्लैंड्स में से सबसे एंड में जो डिस्कवर हुआ था वो पिनियल ग्लैंड था। और क्यों ये इतना एंड में डिस्कवर हुआ, इतना एंड में ये डिस्कवर इसलिए हुआ क्योंकि इसके फंक्शंस जो थे वो ज्यादा दिख नहीं रहे थे। अब आपकी बॉडी में कुछ चीजें चेंजेस हो रही है, आपके आसपास कोई चेंज हो रहा है, तो आप उस चेंज को नोटिस करते हो। अब कहीं पर कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, कुछ इतना दिख ही नहीं रहा है आपको, आपके नोटिस में नहीं आ रहा है, तो क्यों ध्यान दोगे आप उस पर। तो सेम गोज फॉर पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड के इतने ज्यादा मतलब एकदम एंड में डिस्कवर इसलिए हुआ क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड्स के ज्यादा दिख रहे थे फंक्शंस कि भाई ये कर रहा है, ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो वो पहले डिस्कवर होगा। पिनियल ग्लैंड एकदम एंड में डिस्कवर, और अभी भी डिस्कवर होने के बाद भी इसके कुछ जो इसके फंक्शंस है वो मिस्ट्री है। एक जो पता है हमें कि हाँ ये तो करता ही है, वो क्या है, इंटरनल क्लॉक को मैनेज करना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल क्लॉक ऑफ आवर बॉडी। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है मेलाटोनिन। याद आया, हार्मोन ये रिलीज करता है मेलाटोनिन, ठीक है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो बहुत इजी है, ये तो आई एम श्योर ये सबको आता होगा। इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है? थायराइड, पेनक्रियाज, एड्रीनल, पिनियल, ऐसा कौन सा ग्लैंड है इसमें जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है? कौन सा है? ऑब्वियसली इट इज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह वर्क करता है, क्योंकि पेनक्रियाज जो है वो क्या करता है, एंजाइम्स भी रिलीज करता है, और पेनक्रियाज जो है वो आपकी हार्मोन्स भी रिलीज करता है। एक ये डिफरेंस ये भी आता है कि पेनक्रियाज, डिफरेंस नहीं मतलब क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। अगर आप एग्जाम में आ सकता है कि पेनक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस को एक्सप्लेन करो कैसे करता है। तो पेनक्रियाज में आप एक्सोक्राइन फंक्शंस में क्या बताओगे कि ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। उस पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एमाइलीज, लिपेज, ट्रिप्सिन, ये सब होते हैं उसके अंदर, ठीक है। किसको किस में कन्वर्ट करते हो, टेबल में हमने लिखा था वो सब आप लिखोगे। ये हो गया इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन में ये फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर, इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं या एक पोर्शन होता है पेनक्रियास के अंदर जो आपके जो हार्मोन्स है वो रिलीज करता है। बिकॉज पेनक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सेपरेट पोर्शंस है उसके अंदर, ठीक है। और जो पोर्शन एंडोक्राइन ग्लैंड के मतलब की तरह वर्क करता है, हम कहें एंडोक्राइन हार्मोन्स जो रिलीज करता है, उसे हमने क्या कहा था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर अब दो तरह के सेल्स होते हैं। दो तरह के सेल्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं बीटा सेल और दूसरा होता है अल्फा सेल, ठीक है। हाँ बताइए, अब बीटा सेल कौन सा, ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बीटा सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय बीटा सेल एंड विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय अल्फा सेल? Quick, which hormone is released by beta cell and which hormone is released by alpha cell? All right, beta cell जो है वो रिलीज करता है आपका इंसुलिन, और अल्फा सेल जो है वो रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। These are two types of hormones which are released by pancreas. आपको याद होगा हमने कल ही डिस्कस किया था, पेनक्रियाज के दो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ये शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। कैसे शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, और ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब जरूरत पड़ने पर एक डिक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा,
कैसे डिक्रीज करता है? बेसिकली हमारी बॉडी में शुगर है वो क्या है? ग्लूकोज है। तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब शुगर आपकी कम होगी ना, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट हो गई किसी और चीज के अंदर, वो शुगर नहीं रही है, तो क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर रहा है। और ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा। कैसे करेगा? ग्लाइकोजन को वापस से किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज के अंदर। तो इस तरह से दोनों जो है वो बैलेंस करके चलते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, एक और क्वेश्चन चलो यहीं पर बता रही हूं मैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन आवर बॉडी? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से, कुछ क्वेश्चन मैंने भले ही लिखे ना हो पर मैं आपसे पूछती रहूंगी कि आपको पूरा रिवीजन क्विज है। कौन से हार्मोन्स कौन सा इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से कौन सा डिजीज जो है वो होता है? Which disease is caused by the deficiency of insulin hormone in our body? क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो होगा क्या? इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं होगा, मतलब ब्लड शुगर को कोई ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कोई भी डिक्रीज करने वाला नहीं है, तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वो इंक्रीज हो गया तो एक डिजीज जो होता है उसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, जिसे कॉमनली सिर्फ डायबिटीज भी कहा जाता है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? ये मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया भी था कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड भी है वो, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है वो, सब है। व्हाट, राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, विच इज दैट लार्जेस्ट ग्लैंड। और मैंने ये बताया था कि वो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी है वो। ठीक है, एंड ऑल्सो द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, द ऑर्गन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंस इज दैट ऑर्गन। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी। कौन सा है? इट इज लिवर। लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड है और सबसे बड़ा एक्चुअली ऑर्गन भी है, क्योंकि ग्लैंड और ऑर्गन दोनों ही है ये। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऑल राइट, नेक्स्ट अप इज योर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस? हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पर होता है? वेयर डज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस? कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन? मतलब फूड जो है वो डाइजेस्ट तो हो चुका है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या, वो ब्लड वेसल्स में जाना चाहिए। वो ब्लड वेसल्स में एंटर करने को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ताकि उस ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर वो आगे सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करना, मतलब एब्जॉर्ब करना उस फूड को, ये कहाँ पर होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? अब देखो, डाइजेस्टेड फूड बोल दिया है तो मतलब कहीं डाइजेशन वाले ऑर्गन्स के अंदर ही होगा, तो वहां पर भी आप याद करो, पहले तो डाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन आपको कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, आपको याद हो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस क्या थे? ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। मैक्सिमम जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपका होता है डुओडेनम में। उसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन, हमने कंप्लीट नहीं कहा था, हमने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहा था। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका होता है जेजुनम के अंदर और उसके बाद बचा हुआ इलियम के अंदर। सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो आपकी बॉडी का है वो हम क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको नॉर्मली लिखना है, आपको ये याद नहीं रहते हैं, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? आप सिंपली लिख सकते हो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपको नहीं याद रह पा रहा है तो। और अगर प्रॉपर भी इसका हम बोले, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जेजुनम के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक प्रॉपर लोकेशन बता दिया कि यहां पर
सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है। ऑलराइट, नाउ which gland secretes टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन एंजाइम, कौन सा ग्लैंड जो है वो इस एंजाइम को सिक्रिएट करता है? याद आपको इतनी सारी एंजाइम हम लोगों ने पढ़ी थी, ये एंजाइम कहां पर रिलीज होती है? which gland secretes टाइलिन एंजाइम, कौन रिलीज करता है ये? दिस इज रिलीज्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, पैराटॉइड, याद है आपको सारे हमने ग्लैंड्स पढ़े थे वो। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज करते हैं टाइलिन एमाइलेज को, टाइलिन एंजाइम को, सॉरी। तो ये एंजाइम कहाँ रिलीज होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स में, आपके माउथ में रिलीज होती है, जिसको फिर मिक्स कौन करता है? टंग करता है। याद करो हमने कहा था ना, टंग का फंक्शन है मैस्टिफिकेशन, तो मैस्टिफिकेशन होता है और ये एंजाइम फिर फूड को ये सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अच्छा, और ये भी हमने देखा था कि टाइलिन जो है वो क्या करती है? स्टार्च को कन्वर्ट करती है मैल्टोज के अंदर, है ना। पॉलीसेकेराइड्स को कन्वर्ट करती है डाइसेकेराइड्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है कुछ हद तक वो कहाँ होता है? आपके माउथ में होता है, जो किससे होता है? टाइलिन एंजाइम से होता है। इस एंजाइम से उसका डाइजेशन जो है वो होता है। क्या होता है? स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है मैल्टोज में। अच्छा, स्टार्च क्या था? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो एक साथ जुड़ के पॉलीसेकेराइड्स बनाती है, और डाइसेकेराइड्स मतलब वो टूट कर अब सिर्फ क्या हो गया? 2 यूनिट्स रह गई है, तो डाइजेशन हो गया उसका, डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में अब वो कन्वर्ट हो गई है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑलराइट, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने दिन का होता है? प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन होता है 10 डेज का, ठीक है, हमने कहा था। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड को जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उस केस में हमारी जो बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो, ब्लड ज्यादा रिलीज ना हो, उसके लिए ये ब्लड को क्लॉट कर देता है ताकि वो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आके उसका ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 10 डेज। अच्छा, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और जो छोटे बेबीज होते हैं उनके अंदर ये कहाँ डेवलप होते हैं? स्प्लीन के अंदर, जो स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, वहां पर ये बनते हैं। All right, your next question is where does the placenta implant in the mother? प्लेसेंटा ये जो है मदर के अंदर कहाँ पर ये होता है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज नॉट, मतलब इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए चैप्टर। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ ए चैप्टर, बट थिंग इज आपकी बुक के अंदर प्लेसेंटा को मतलब इतना डिटेल में नहीं समझाया है, बट स्टिल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेयर डज द प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द मदर? प्लेसेंटा ये एक ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन था? ये एम्ब्रियो जब डेवलप, एम्ब्रियो को बेबी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, मैं शुरू से याद दिलाऊं, सबसे पहले क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सिस्टम का है। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग जो हैं वो फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन कर लिया उन्होंने। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बनेगा? आपका बनेगा जाइगोट। वो जाइगोट जाके इम्प्लांट हो जाएगा आपके यूटरस की एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर। अगर ये आपका यूटरस है ऐसे, ठीक है, तो यहां इसकी एक जो वॉल होगी, इस वॉल को हमने क्या कहा था? एंडोमेट्रियम वॉल। वो जाइगोट जो यहां पर फॉर्म हुआ इधर से, ठीक है, वो जाइगोट फॉर्म होके इधर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर। अब उसके बाद में ये एंडोमेट्रियम वॉल इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स जो उसको जाइगोट को क्या कर रहे हैं? जाइगोट नहीं, एक्चुअली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, वो सेल टू सेल डेवलप हो गया पूरा, वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो यहाँ इम्प्लांट हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद में यूटरस के अंदर, ये यूटरस है, यूटरस के अंदर एक नया ऑर्गन डेवलप होगा, दैट इज प्लेसेंटा। और वो ऑर्गन आपकी जो मदर की बॉडी से कनेक्ट कैसे होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ये प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो फीटस से पूरा जो बेबी में कन्वर्ट होने का डेवलपमेंट जो है पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा डेवलपमेंट कहाँ होता है? प्लेसेंटा के अंदर हो रहा है। तो वेयर, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेयर डज द प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द मदर? ये प्लेसेंटा जो है ये कहाँ पर, किस जगह पर, मदर के किस जगह पर ये डेवलप होता है? तो ये डेवलप होता है यूटरस के अंदर, ठीक है। कहाँ डेवलप होता है ये? यूटरस के अंदर। यूटरस के अंदर ये ऑर्गन एक पूरा डेवलप होता है, जहां पर बेबी का कंप्लीट नरिशमेंट, जो पूरा डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो से लेकर बेबी तक, वो पूरा कहाँ होता है? प्लेसेंटा के अंदर होता है। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ द सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स। अलग अलग तरह के ऑर्गन्स के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कौन से सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल है,
कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े हैं। वो दोनों सिस्टम कौन कौन से हैं? एक आपका है नर्वस सिस्टम, nervous system, and second one is your endocrine system. Next one is your endocrine system. ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से भले ही करते हो, बट इन दोनों का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम है, ताकि वो कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे, एक साथ मिलके सब काम करे हार्मनी से। ठीक है, सो दीज आर योर टू टाइप्स ऑफ systems which are responsible for the control and coordination among various organs. All right, this is all for today. हम लोगों ने सारे जो questions मुझे लगता था कि रिवीजन के लिए important है, these are not the questions जो पक्का एग्जाम में आएंगे, या कुछ मैंने बड़े बड़े वाले क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि बड़े बड़े वाले क्वेश्चन हमने थ्योरी में समझ लिए हैं। मान लो आपको बोल दिया जाए स्टमक का समझाओ कैसे डाइजेशन करता है, तो वो हमने देखा था क्या था। स्टमक का डाइजेशन ये था कि आपके अंदर जो इसके अंदर ये एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये एंजाइम रिलीज करेंगे, रेनिन कर रहे हैं, पेप्सिन कर रहे हैं, म्यूकस, एक्सीएल, तो आपने समझा दिया। स्ट्रक्चर समझाओगे पहले आप एंजाइम्स बताओगे, उन एंजाइम्स क्या किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या फंक्शन है उनका, वो बता दोगे आप। ठीक है, यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो ये है कि जो जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो एक बार रिविजन हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ऑल राइट, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने दिस इज ऑल फॉर एक्चुअली द चैप्टर हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया है। हम लोगों ने क्वेश्चंस भी उसके देख लिए हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, so that's all for today students. That's all for today. Thank you very much students. सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।